गाइस, आप सभी को हमारे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज शेयर के बारे में, जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से। और उसके क्या पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, क्या वो सही बाइंग जोन में है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एक डिटेल एनालिसिस होगा। थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो लेंदी बने, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से स्पीड कर लीजिए, क्योंकि मैं स्लो थोड़ा बोलता हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे मेन स्क्रीन पे। ठीक है, इससे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम फ्यूचर में इसी तरीके से यूज़फुल कंटेंट आपके लिए बनाते रहें और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे है, आ गया हूँ। देखिए, ये है एसबीआई कार्ड का मैं वेबसाइट खोला हूँ। ठीक है, एसबीआई कार्ड का वेबसाइट में जब आप देखेंगे तो ये बताते हैं कि भैया 1998 से ये अपना स्टार्ट किए थे जर्नी, और आज पहुंच चुका है कहाँ। अब अभी ये लोन कहाँ पे हैं? अभी ये पहुंच चुके हैं 2024। ठीक है, 2024 में पहुंच चुके हैं। तो 1998 मतलब 2000 सोच लीजिए, 24 और 2 26 साल हो चुके हैं ये बिजनेस में है। ठीक है, चलिए चलते हैं, थोड़ा हम देखते हैं इसके प्राइस को लेके कि कितना क्या रिटर्न दे चुका है ये अभी तक। अगर मैं जाऊँ, टिकट टेप कहाँ गया, और देखिए वन डे का रिटर्न देखिए। अभी देखिए मार्केट, क्योंकि हम लोग मार्केट आवर्स में ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपको दिखता होगा इसका जो करंट प्राइस है 727 रुपये चल रहा है। और वन डे का जो रिटर्न इसका दिख रहा है 0.30% है। ओके, और 1 वीक का 0.76%, 1 मंथ का 5%, और 1 ईयर में ये पिछले 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 7% का, और पिछले 5 साल में ये टोटल 6.66% का रिटर्न दिया है। और 5 साल ही हुए हैं इसको लगभग लिस्ट हुए हुए। थोड़ा देख लेते हैं। देखो, मार्च 2020 में के आसपास ये लिस्ट हुआ था, और ये 24 चल रहा है ना। तो आपको वही 4 से 5 साल लगभग हो चुका है इसको, और मैक्सिमम इसका रिटर्न देखें आप, वही 6.66% का है। अगर आप इस स्टॉक में एसआईपी करते, तो अगर आप 5,800 रुपये इन्वेस्ट करते, तो उसका वैल्यू आज के दिन 5,100 होता। तो ये अपने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बीट नहीं कर पाया है। समझ में आया? ओके, अब इसमें देख के क्या पता चलता है कि उतना खासा रिटर्न नहीं मिला है इन्वेस्टर्स लोग को, क्योंकि 5 साल हो चुके और ये शेयर्स एक कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं हम लोग स्क्रीनर पे। हम आ गए स्क्रीनर के वेबसाइट पे। देखिए, स्क्रीन पे अगर देखें तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि मार्केट कैप 69,000 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस अभी देखे थे 727 रुपया। इस साल इसका हाई बना था 817 का, और लो बना था 648 का, जो अभी करेक्शन हुआ था। क्या करेक्शन हुआ था? मार्केट जब क्रैश हुआ था, पी 31 का, बुक वैल्यू है 138, डिविडेंड यील्ड इतना है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है, फेस वैल्यू 10 है, और कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5% है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो एसबीआई कार्ड है, ये जो एसबीआई कार्ड है, ये इंडिया की लार्जेस्ट वन ऑफ द कंपनीज है, इंडियाज लार्जेस्ट वन ऑफ द क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर में जो कंपनी आती है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, उसका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा है इससे, बिजनेस इसका। और दूसरा नंबर पे है आपका एसबीआई कार्ड। ठीक है, मतलब जो एसबीआई कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस में सेकंड नंबर में आती है, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू के को अगर देखें तो। और पहले नंबर में क्या आता है? एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड आता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा, ये जो है कंपनी एसबीआई क्रेडिट कार्ड, ये किसकी किसकी सब्सिडरी है? ये सब्सिडरी आपकी एसबीआई बैंक की। ठीक है, और आपको पता है कि एसबीआई बैंक जो है इंडिया का लार्जेस्ट, ये क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। हाँ, किस टर्म्स में? नंबर ऑफ ब्रांचेस के टर्म में, नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, लगभग 14 से 15 हज़ार ब्रांच था मेरे ख्याल से। आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा मुझे, जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा था तो इतना मुझे मालूम है। आप थोड़ा देख लीजिएगा कितना ब्रांचेस है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि एसबीआई जो कि एक इंडिया के सबसे रेप्यूटेड बैंक है, उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। और क्रेडिट कार्ड इशू के केस में ये सेकंड नंबर में आती है, और पहले नंबर में एचडीएफसी बैंक आती है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं इसका पी रेशियो को लेके। ठीक है, पी रेशियो देखिए, पी रेशियो अगर आप देखेंगे,
ये है दिसंबर 2021, इसका पी चल रहा था 120 के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई इसका पी था उस समय। 120 का पी पे ट्रेड कर रहा था, फिर 120 का पी से ट्रेड करते 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 ये अभी 30 का पी पे ट्रेड कर रहा है। कितना? 30 का पी। कहाँ 120, कहाँ 30। अगर हम वापस इसका 120 का पी पे अगर ये चली जाती है, मतलब 4 गुना होने का पोटेंशियल रखता है ये कंपनी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। अभी देखिए, मैं पहले आपको रेवेन्यू दिखाऊंगा, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपनी जब स्टार्ट हुई थी मार्च 2013 में, इसका दिखा रहा रेवेन्यू कितना था, 1008 करोड़ की सेल्स। ठीक है, तो इसका जो सेल्स था 1008 करोड़ का था, और ये 1008 करोड़ से लेके अभी तक, TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में इसका सेल्स हुआ है 17,700 करोड़ का। ठीक है, तो 1000 करोड़ कहाँ 2013 में, और 10 साल बाद जो कि अभी 2025 आ जाएगा, 17,000 करोड़, ठीक है, का हो चुका है लगभग। 17,700 करोड़, मतलब मैं बोल सकता हूँ 18,000 करोड़ का सेल्स हो चुका है। ठीक है, इसका अगर हम देखें नेट प्रॉफिट में, ये नेट प्रॉफिट जब 1000 करोड़ का जब सेल्स होता था तो ये कितना रुपये कमाती थी? नेट प्रॉफिट 136 करोड़। और अभी इसका कितना है? अगर आप देखोगे अभी इसका है 2210 करोड़ का है नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसमें और कुछ देखने लायक है। अगर आप देखेंगे क्या है इसमें, कि इसका जो प्रॉफिट है और सेल्स है, हर साल सेल्स तो हर साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सेल्स हर साल बढ़ रहा है। देखिए, जब से स्टार्ट हुई कंपनी तब से, जब से मतलब इसका फिगर यहाँ पर अवेलेबल, तब से तो हर साल बढ़ रहा है। अगर मैं कोविड के बाद देखूँ 9,300 करोड़, फिर 10,000, 13,000, 16,000 बढ़ रहा है। प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2021 में 985 करोड़, 1,616 करोड़, 2,200 करोड़, 2,400 करोड़। लेकिन यहाँ देखिए अभी क्या प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ ये जो फिगर है 2,200 करोड़ पिछले साल से कम दिखा रहा है ना। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है इस साल में। क्या दिक्कत है जिसके वजह से ये प्रॉफिट कम आया है? आइए समझते हैं। देखिए, इस साल हुआ क्या है, इनका जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, ये 3.27% इस क्वार्टर में बढ़ा, सितंबर क्वार्टर में हो गया, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.06% था। ठीक है, और उसके भी पिछले क्वार्टर में 2.76% था, जो कि लगभग 3% के अंदर रहा करता था। देखिए, इसका जो ग्रॉस एनपीए है 3% के अंदर ही रहा करता था। लेकिन ये जो अपना क्वार्टर है, ठीक है, ये जो अपना क्वार्टर है, ये जून और सितंबर क्वार्टर जो है अपना, कौन सा, जून क्वार्टर में से 3 हुआ और ये बढ़ता गया 3.27 हो गया। उसी तरीके से नेट एनपीए देखिए, जो हमेशा 1 के अंदर रहा करता था, ये यहाँ पर 1.11% हो गया और यहाँ पर 1.19% हो गया। तो इनका एनपीए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम किया है। तो सर एनपीए क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, एनपीए के बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलिए, एनपीए का क्या मतलब होता है? देखिए, एनपीए का मतलब क्या होता है समझिए। सबसे पहले एनपीए का मतलब आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए, टाइम लगेगा थोड़ा, वीडियो हो सकता है लेंदी हो, तो आप कंप्लीट देखिएगा तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर बनेगा। ये तो नहीं आपको समझ में आएगा। पैसा कमाना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वरना टिप्स देने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, आप समझिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है? आपका ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये ऐसा हुआ कि आप समझिए, आपने लोन दिया था कुछ कुछ लोगों को। ठीक है, ये मान लीजिए 4 लोग को आपने लोन दिया था, जिसमें से 3 लोग आपका पैसा चुका दिए और ये नहीं चुकाया। ये जो पैसा नहीं चुकाया, हम बोलेंगे ये एनपीए हो गया। क्या हो गया? एनपीए हो गया। ठीक है, तो बैंकिंग फील्ड में जब आप पैसा नहीं चुका पाते हैं और 90 दिन क्रॉस हो जाता है, 90 डेज से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मान लो ये एक बैंक है, जिससे बताता हूँ, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए ये एक बैंक है। ओके, ये एक बैंक है। ठीक है, और ये कस्टमर्स है। ठीक है, कुछ कुछ कस्टमर्स हैं। मान लीजिए ये जो पहला कस्टमर है, ये पेमेंट नहीं देता है। ठीक है, रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अब कितना दिन हो जाता है? ये 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है, 90 डेज़। तो ये जो कस्टमर है जो कि उधार लिया था, बैंक इसको क्या दिया था? पैसा दिया था, और ये बंदा वापस नहीं कर पाया, 90 डेज से ज़्यादा हो गया। तो बैंक क्या करेगा? इस बंदे को, ठीक है, इस बंदे को क्या डिक्लेयर कर देगा? एनपीए डिक्लेयर कर देगा। बोलेगा भैया अब तू एनपीए हो गया। क्या बोलेगा? एनपीए हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया। मतलब एनपीए कहीं ना कहीं मतलब आपका ऐसा मतलब आप जिस बंदे को उधार दिए थे वो पैसा आपको नहीं दे पा रहा है अभी। ठीक है, ओके। तो सर ग्रॉस एनपीए मतलब क्या होता है? आप समझते हैं। देखिए, ग्रॉस एनपीए का क्या मतलब होता है? ग्रॉस एनपीए रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स दैट हैव टर्न बैड नॉट रिपेड बाय बोरोवर्स फॉर 90 डेज और मोर। ठीक है, ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, जो आपका टोटल है, ठीक है, जितना आप टोटल रुपया उधार दिए थे,
ठीक है, और जो बंदा नहीं दे पा रहे हैं 90 डेज और उससे ज़्यादा हो गया है, तो उस लोन को हम बोलेंगे भैया ग्रॉस एनपीए। मतलब क्या सर? मतलब ये कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, समझिए जैसे मान लीजिए एक बैंक है जो कि 100 करोड़ का लोन दिया है। कितना करोड़ का? 100 करोड़ का, जिसमें से 5 करोड़ जो है, ठीक है, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 5 करोड़ का पेमेंट नहीं आ रहा है। तो कंपनी के लिए जो एनपी ग्रॉस एनपीए होगा वो कितना होगा? 5 करोड़ होगा। कितना होगा? 5 करोड़ होगा। तो कंपनी के लिए ग्रॉस एनपीए कितना होगा? 5 करोड़ होगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, क्यों नहीं चल रहा है भाई? क्या हो गया? कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, 100 करोड़ लोन दिए थे, 5 करोड़ नहीं दे पाए, तो ये जो 5 करोड़ है वो ग्रॉस एनपीए में आ गया। तो सर नेट एनपीए का मतलब क्या होता है? तो नेट एनपीए का मतलब होता है जब ग्रॉस में से हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो जो फिगर निकल के आएगा उसको नेट बोलेंगे। मतलब सर समझिए, यही वाले एग्जांपल में ग्रॉस एनपीए से हम जब एडजस्टमेंट करते हैं, ये प्रोविज़न है, जब हम प्रोविज़न को माइनस कर देते हैं तो नेट एनपीए आता है। तो इससे इससे इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझिए पूरा आम आदमी के भाषा में, आप जो 100 करोड़ का लोन दिए थे, ठीक है, उसमें से कितना आपका पैसा लोग नहीं दे पा रहे हैं? 5 करोड़, ठीक है, और उसमें से आपको एडजस्टमेंट माइनस करना पड़ेगा। ये किस चीज़ का एडजस्टमेंट है? ये उस चीज़ का एडजस्टमेंट है जो आप अलग से पैसा जमा करके रख रहे थे कि भैया हो सकता है इतने लोग पैसा मुझे नहीं दे। तो 5 करोड़ का आप तो बैड डेट होने वाला था, मतलब 5 करोड़ लोग आपको पैसा नहीं दिए। उसमें से क्या करेंगे आप? जो प्रोविज़न बना के रख रहे थे, जो आप पहले से, होता है ना, हम लोग एक गुल्लक में पैसा रखते हैं कि भैया शादी में इतना खर्चा करेंगे, ये इस पर्पज़ के लिए इतना खर्चा करेंगे। मान लीजिए एक गुल्लक में बैंक वाली क्या कर रही थी, गुल्लक बना देता हूँ रुको तो समझ में आएगा। मान लीजिए ये गुल्लक तो नहीं आता बनाने, फिर भी देखिए, ठीक है, ये गुल्लक है जिसमें बैंक क्या करता है, हर महीने पैसा जमा करता है, ठीक है। तो इसमें पैसा जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, किस नाम से? प्रोविज़न्स के नाम पे, ठीक है, प्रोविज़न्स के नाम पे, कि भैया अगर इस साल कुछ अगर हुआ जैसे, तो बैंक के हिसाब से उसको कितना का नुकसान होने वाला है ये समझिए। बैंक सोच रहा है कि मेरा इस साल 2 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हुआ कितने का एक्चुअली में? 5 करोड़ का। तो 3 करोड़ उसका एक्स्ट्रा लग गया ना, बात वही है। तो बैंक सोच रही थी 2 करोड़ तो मेरा इस साल नुकसान हुआ, लेकिन हो गया 5 करोड़ का, तो 3 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ, तो हम उसको बोलते हैं 3 करोड़ को नेट एनपीए। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब आपका ग्रॉस एनपीए जो होता है, ग्रॉस एनपीए ये टोटल अमाउंट ऑफ बैड लोन को दिखाता है कि आपका टोटल कितना का बैड लोन है, आपने जो लोन दिया था कितना लोन पूरा खराब निकल चुका है, ठीक है, उसको ग्रॉस एनपीए बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नेट एनपीए होता है वो आपका एक्चुअल रिस्क बताता है, ठीक है, आफ्टर द अकाउंटिंग फॉर द बैंक सेफगार्ड्स, ठीक है। तो जो नेट एनपीए है आपका एक्चुअल रिस्क बताता है एडजस्टमेंट काटने के बाद, और ग्रॉस एनपीए आपका टोटल अमाउंट ऑफ बैड लोन बताता है। समझ में आ गया? बस इतना मैं बोलना चाहता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है, ठीक है। तो ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल कितना बैड लोन है, और नेट एनपीए मतलब उस बैड लोन में से प्रोविज़न माइनस करने के बाद और कितना बैंक का पैसा लगने वाला है और कितना लॉस हुआ है, मतलब वो 3 करोड़ जो आया हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है। अब चलते हैं इसका चार्ट्स, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये समझ में आ गया? ओके, चलते हैं। तो इसमें क्या था, हाईएस्ट एवर सेल्स, यहाँ पर देखिए इसमें हाईएस्ट एवर सेल्स अभी चल रहा है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो था पिछले साल का था, लेकिन इस साल 2200 है, थोड़ा कम हुआ है। क्यों कम हुआ है आपको पता है, अभी बताया मैं, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहा है, 8,000, 11,000, 12,000 करोड़, ठीक है। ये समझ में आ गया? अभी चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा देखते हैं कि क्या सही प्राइस पे अवेलेबल है या नहीं है। आते हैं, और मैं आ चुका हूँ। अब देखिए इसका मैं जाता हूँ मंथली चार्ट में, ताकि एक ब्रॉड पिक्चर दिखे। मंथली चार्ट में जाने से आपको क्या दिख रहा है, देखिए मंथली चार्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सपोर्ट लाइन। देखिए ये है सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है। इससे क्या पता चल रहा है कि भैया कि यहाँ पर जब जब शेयर आता है, देखिए यहाँ पर जब भी शेयर आता है तो बाइंग आता है। देखिए यहाँ पर भी आया था बाइंग आया, यहाँ पर भी आया बाइंग आया, यहाँ पर भी आया बाइंग आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, मंथली चार्ट में जो दिख रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है सिनेरियो। थोड़ा वीकली चार्ट में चलो भाई, वीकली चार्ट में अगर जाएंगे और थोड़ा आपको थोड़ा अच्छे से देखने को मिलेगा। हाँ, ये पिक्चर देखिए, वीकली में क्या पता चल रहा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जब यहाँ पर लिस्ट हुई थी कंपनी, ठीक है, वहाँ से गिरी, फिर यहाँ से रिकवर करके डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से ऊपर गई, फिर यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न को
क्रॉस करने के बाद हाई मारी यहाँ पर, कितने का 1100 के आसपास का हाई मारी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हुआ। उसके बाद ये कंसोलिडेट की और वहाँ से फिर फॉल आया, और यहाँ पर जो कि 600 के आसपास है, 650 का जोन है, यहाँ पर जब जब आ रहा है देखिए थे क्या हो रहा है, एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, फिर नीचे आ जाता है शेयर, फिर यहाँ पर बाइंग आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ घूमता रहता है घूमता रहता है, अभी भी ये घूम रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा क्या, कि ये जो जोन है, कौन सा, ये जो जोन है आपका, ये एरिया जो है, ये जो है, मैं जो ब्लू लाइन बनाया हूँ इसको बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। इसमें क्या होता है कि स्टॉक जब भी आता है बहुत सारे बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं खरीदने के लिए, समझ रहे हैं? ये जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ पर जब जब ये शेयर आता है यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स लोग हैं कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं, देखिए। ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल ये जो है, तो इससे क्या पता चला कि अभी जो शेयर है स्ट्रॉन्ग बाय जोन में है। ठीक है, डिमांड जोन में है शेयर, जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पर हाई चांसेस है, क्या हाई चांसेस है कि आपका शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा बोल के, ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार आया था, फिर दोबारा आया, ऊपर गया, फिर आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर आ गया, फिर यहाँ से, और ये वापस जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया मुझे? ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या बन सकता है बताइए मेरे को यहाँ से। तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट हो सकता है क्या हो सकता है, एक है इसका ये वाला टारगेट, स्मॉल टारगेट बोल सकता हूँ मैं। फिर इसको अगर ये तोड़ता है तो ये टारगेट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वापस सेलिंग आया था लास्ट टाइम। ठीक है, और ये तोड़ने के बाद ये एक रेसिस्टेंस है, देखिए कितना सारा रेसिस्टेंस है, बात समझिए। यहाँ पर सबसे पहला रेसिस्टेंस है 812 का, यहाँ से जब यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया तो हो सकता है यहाँ से एक तो सेलिंग आ जाए, फिर ये वापस यहाँ जाकर यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस से जा सकता है इधर, यहाँ हो सकता है वापस सेलिंग आ जाए, सेलिंग होने के बाद हो सकता है वापस ऊपर जाए और यहाँ पर एक पुल बैक लेके वापस ये इधर जाए। तो ये जो चार्ट है मेरे को लगता है कि ये इस तरीके से बन सकता है, ऐसा करके इधर ऐसा बन सकता है। और इसका जो ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है वो पिछले ये आने वाले 1 साल या 2 साल में अचीव कर ही सकता है, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, जो कि ये इस तरीके से आपका जो पैटर्न है ये बनता है, इस तरीके का पैटर्न आपको दिख सकता है इसमें। आगे अगर बात करूं मैं तो ये कितना % का रिटर्न बन रहा है, देखिए एक बार देख लेते हैं। रिटर्न अगर देखें तो अगर मैं इससे इसका लो को टच करूं, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, क्या दिख रहा है, रुके रुके रुके, अगर मैं इसका यहाँ प्लॉट कर दूँ 76%, ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे से इतना, तो सबसे पहला ये क्योंकि है अभी यहाँ चल रहा है, रुकिए ये यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई को अपना टच करता है तो आपका यहाँ से कितना % का पोटेंशियल रिटर्न दिख रहा है, 59% का। तो यहाँ पर आप 59% का रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो मेन, अगर ये अपना ऑल टाइम हाई पे अगर चला भी जाता है तो आपको कितना रिटर्न बन सकता है, 59% का। ठीक है, उसके बाद एक बार ये अपना ऑल टाइम हाई को टच कर लिया तो नेक्स्ट इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट जो मेरे को लगता है जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, देखिए यहाँ से जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है वो हो सकता है, यहाँ से वापस आप क्या कीजिए, ठीक है, ये यहाँ लिया, इधर प्लॉट कर देना है बस आपको। तो ये कितना का निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 1600 रुपया। कितना का निकल रहा है, 1600 रुपया। तो इसका जो टारगेट मुझे लग रहा है 1600 से 1700 के आसपास, कितना है भाई बता दें फिर से, ये आ रहा है आपका 1674, मतलब 1700 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से। दिस इज़ द लॉन्ग टर्म टारगेट, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये इस तरीके से जो मुझे जो चार्ट लगता है इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, देखिए कितना टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है, खुद समझिए 2021-22 से लेके ये कंसोलिडेट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पर बाइंग हो रहा है। तो ये हो सकता है यहाँ से वापस इधर जाए, टाइम लग सकता है। और यहाँ एक बार टाइम अगर ये चला गया, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पुल बैक लेने के बाद ये हो सकता है 1700 का चला जाए। तो ये बहुत ही, मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ, ये मेरा रिसर्च है, मैं हो सकता हूँ रॉन्ग भी हो सकूँ क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, है ना।
लेकिन आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम एसबीआई कार्ड का होगा और इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन आप अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछिए। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एक वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको कुछ समझ में आए, चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, पैसा आपको आसानी से नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया था बंदा, वो तो नीचे गया, उसको कितना लॉस दिखा रहा होगा। फिर यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर उसको लिए वापस, फिर पटक के यहाँ ले आए, फिर यहाँ बाइंग हुआ, फिर पटक के नीचे ले आए, फिर यहाँ बाइंग हुआ, फिर ऊपर गया, फिर पटक के नीचे ले। तो अब देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से ऊपर जाता है या फिर और नीचे आ जाता है। हो सकता है कि और नीचे आ जाए। हाँ देखो, एक साइड दिखाया ना मैं कि ऊपर जाने का, ये हो सकता है नीचे भी आ जाए भाई, नीचे भी आ जाए, वो भी बता दो सर। हाँ देखो, वो भी बता देते हैं। देखिए, ये है आपका जो इसका जो पिछला सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से टूट के, यहाँ से टूट के अगर टूटता है तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है 500 का, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, एक तो ये, इसका पॉसिबिलिटी कितना है होने का बताओ मेरे को। इसका पॉसिबिलिटी है लेस चांस है। क्यों? क्योंकि भैया सेल्स इसका हर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, पीई रेशियो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो कोई रीज़न दिख ही नहीं रहा है नीचे गिरने का। ज़्यादा रीज़न दिख रहा है यहाँ से, ये हो सकता है ऐसा करे, फिर ऐसा है, यहाँ करके ऐसा करके ये वापस इधर जाए, और ऐसा करके ये ऊपर 1700 के आसपास चले जाए। तो ऐसा ये जो कप एंड हैंडल का जो कप पैटर्न है ना, वैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये बन सकता है। तो जितना यहाँ का डिस्टेंस होगा उतना इसका टारगेट होगा, आपको पता है। तो उतना मैं प्लॉट करने के बाद कितना मेरा टारगेट आया, 1700 का। लेस चांस क्यों है? क्योंकि ये सारा चीज़ ज़्यादा है बोल के, समझ में आ रहा है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है एसबीआई कार्ड में, लॉन्ग टर्म टारगेट है 1700 का। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन ये 1700 जाएगा। अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ, शॉर्ट टर्म में ये कहाँ तक जा सकता है, शॉर्ट टर्म में 1100 टच कर सकता है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। मेरा ये रिसर्च है। ठीक है, बाकी अपने फिनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें इन्वेस्ट करने से पहले। आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।